Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, and now I am more focused toward digital marketing and external traffic. हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम बेसिकली यूएस के अंदर, यूके के अंदर, यूएई में, कनाडा में हम कंपनी फॉर्मेशन, फिर कैसे बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह, रीसेलर सर्टिफिकेट और उसके बाद टैक्सेशन वगैरह, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये उसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड है जिसके अंदर हमने ये देखना है कि यूएस में किस तरह के टैक्स होते हैं, हमें कब फाइल करने होते हैं, कब हमें पे करने होते हैं और कैसे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके बहुत आसान तरीके से वीडियो बनाई है ताकि जो लोग प्लेलिस्ट देख रहे हैं उनको जो है आसानी से समझ आ जाए कंपनी बनाने से पहले या कंपनी बनाने के बाद कि उनकी स्टेट के अंदर उनको क्या फ़ायदे या नुकसानात होंगे या उनके लिए कौन सी स्टेट अच्छी है और वो कैसे कल को टैक्स पे करने वाले हैं या टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने स्लाइड प्रिपेयर की हैं ताकि आप लोगों को आसानी से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप लोगों ने आराम से बैठ जाना है और कोशिश करनी है समझने की। मैं बहुत आराम से समझाता रहूँगा ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना आए समझने में और इस वीडियो के अंदर आपको सारे टाइप के टैक्स समझ आ जाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे मैं ये बता दूँ कि जो टैक्स फाइलिंग है या टैक्स रिटर्न्स है ये एक बात है, ठीक है, और जो टैक्स पेइंग है या टैक्स रिटर्न्स हैं ये दूसरी बातें हैं। ठीक है, मतलब कि टैक्स फाइलिंग या टैक्स रिटर्न्स एक चीज़ होगी, टैक्स पे करना एक और चीज़ होगी और टैक्स को वापस रिफंड ले लेना वो और बात होगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। पहले सबसे हम टैक्स रिटर्न्स या टैक्स फाइल को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे कि टैक्स पे करना कैसे होता है या टैक्स पे करते कब हैं, और तीसरा कि टैक्स रिफंड हमें कब मिलता है या क्यों मिलता है या कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। अच्छा, तो टैक्स फाइलिंग होती क्या है? बेसिकली टैक्स फाइलिंग का मतलब होता है कि आपने स्टेट को या फेडरल गवर्नमेंट को, जो आईआरएस है या जो आपकी जिस कंपनी जिसमें आप जिस स्टेट में आपकी कंपनी है, आपने उस स्टेट को या आईआरएस को आपने बताना होता है कि मैंने पूरे साल में क्या बिजनेस किया है और जो है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट आया है, मैंने किसको पे किया, मेरे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उनको मैंने कितना पे किया। तो आप सारी चीज़ें जो बताते हैं उसे कहते हैं आप फाइल कर रहे हैं या आप टैक्स रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम ये चीज़ हो जाएगी कि ये है टैक्स फाइलिंग। अच्छा, तो इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले से अगर बहुत ज़्यादा टैक्स दे दिया है, अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स हो जाते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि टैक्स डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो चीज़ें हमारे अभी काम की नहीं है, हम ज़्यादातर जो मेजर टैक्सेस हैं उस पर रहेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स पेइंग क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस को अभी इतना उन्होंने टैक्सेबल एक्टिविटी की है कि उसको टैक्स देना है, तो हम वो क्या करते हैं कि ये जो टैक्स फाइलिंग के बाद जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके बाद हम टैक्स जो है आईआरएस को या स्टेट को देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं टैक्स पेइंग, जो कि होती है टैक्स फाइलिंग के बाद। ठीक है, क्योंकि टैक्स फाइलिंग पे हमें कैलकुलेट किया जाता है कि भी इतना इतना हमें इतना इतना टैक्स हमारा बनता है और ये जो है हमने बाद में पे करना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है, वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि भाई आपको मैं आगे बताता हूँ कि भाई कैसे आप ज़्यादा कैसे दे देते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा दे दिया है तो उसे आप रिफ़ंड करवाते हैं, तो उसे कहते हैं टैक्स रिफंडिंग। ठीक है, या टैक्स रिफंड्स होते हैं। ठीक है, वो एक स्पेशल केस है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली आप दो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, टैक्स फाइल करना या टैक्स जो है पेइंग करना। ठीक है, रिफंड तीसरी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये पता चल गया है कि टैक्स फाइलिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, क्योंकि आपने रेवेन्यू बताना होता है अपना, इतना इतना रेवेन्यू है मेरा, इतना इतना हम बिज़नेस किया है, हमारी कंपनी ने या इंडिविजुअल ने इतना इतना बिज़नेस किया है या जॉब की है, जो भी जैसे भी इनकम आपने जनरेट की है वो आपने बतानी है, वो टैक्स फाइलिंग होगी। टैक्स पेइंग वो होगी जो कि फॉर एग्जांपल आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी जो थी वो आपकी ज़्यादा थी और आपने बताया है कि इतना इतना टैक्स फाइलिंग में बताया था कि इतना इतना टैक्स मैंने और देना है, तो आपने टैक्स देंगे। अगर आप ज़्यादा दे चुके हैं तो टैक्स रिफंड होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेंगे टैक्स रिफंड होता क्यों है। अच्छा, दो तीन वजूहात हैं। ऐसे होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है टैक्सेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या आपका फेडरल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स वगैरह डिफरेंट टैक्स हैं, या जो है आप फ्रेंचाइज टैक्स पे करें, बहुत से टैक्सेस हैं। ठीक है,
अगर फॉर एग्जांपल वो टैक्स आप दे चुके हैं, ठीक है, और आप एडवांस में वो टैक्स दे चुके हैं और अब आपको पता चलेगा ये तो मैं ज़्यादा दे दिया टैक्स, ठीक है, तो रिफंड हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक केस होता है कि जिसमें टैक्स आपको रिफंड किया जा सकता है। उसमें ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप जो है रिफंडेबल क्रेडिट्स आपके पास होते हैं। रिफंडेबल क्रेडिट्स में क्या होता है, आप ये समझ लें कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बच्चे हैं उनको आप जो है उनके थ्रू आपको टैक्सेबल क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं। आपके बच्चे अगर छोटे हैं, वो 17 ईयर से कम है, उनके पास HSN है, या अगर फॉर एग्जांपल आप जो है आपने इंश्योरेंस बाय की हुई है, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलते हैं। तो ये नीचे मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं कि टैक्स क्रेडिट्स आपको क्यों मिल रहे होते हैं। आपने ये जाके गूगल करके या IRS की वेबसाइट पर जाके पढ़ लेने हैं कि टैक्स क्रेडिट्स आपको क्यों मिल रहे होते हैं। नॉर्मली ये जो रेजिडेंट्स होते हैं या जो सिटीजन्स हैं US के, उनको ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। आपके केस में तब मिलेंगे आपको जब अगर फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा पे कर दिया है टैक्स ऑलरेडी, ठीक है, तो वो आपका जो अकाउंटेंट है वो आपको बताएगा कि भाई आपको रिफंड मिलेगा या हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि 3 टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। अब हम कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स होते क्या हैं। हम पहले मेजर टाइप ऑफ टैक्सेस को डिस्कस कर लेंगे। मेजर टाइप ऑफ टैक्स जो होते हैं, पहला टैक्स होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इसका मतलब होता है कि फिक्स टैक्स नहीं होता, आपका 0 टैक्स भी हो सकता है और आपका 39% तक टैक्स भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब कि फिक्स वो नहीं होती इसके अंदर। तो जो इनकम टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट भी चार्ज करती है, आपकी स्टेट भी चार्ज कर सकती है, और जो है लोकल लेवल पे भी आपका जो है टैक्स चार्ज हो सकता है। अच्छा, तो ये पहला हमने डिस्कस कर लिया इनकम टैक्स और ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस कर लेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आपकी स्टेट चार्ज करती है और ये समझ लें एक तरह से अमानत होती है स्टेट की, क्योंकि आप अपने कस्टमर से जब आप प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आप उनसे चार्ज करते हैं अपनी प्रोडक्ट प्राइस के अलावा। समझ लें कि जैसे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग आप सुना होगा कि इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स। आप जब आप इंक्लूडिंग टैक्स आप प्रोडक्ट का प्राइस लगाते हैं तो समझ लो कि आप काउंट कर रहे हो। अगर एक्सक्लूडिंग लगाते हो तो आपका जो लिस्टिंग है उसके आता है कि लिस्टिंग प्राइस प्लस इतना टैक्स, ठीक है। तो वो ये बेसिकली होता है सेल्स टैक्स, और ये समझ लें अमानत है जो कि आपने कस्टमर से लेके और आपने बाद में जो है स्टेट को देनी होती है। ये स्टेट लेवल पे होती है, ये आपको याद रखें कि ये उस लेवल पे नहीं आएगी, मतलब कि ये फेडरल लेवल पे नहीं है। अच्छा, फिर आएगा फ्रेंचाइज टैक्स। फ्रेंचाइज टैक्स कुछ स्टेट्स में होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो आप किसी अगर स्टेट के अंदर आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, यहाँ वहाँ पे आप जो है आपका रेवेन्यू एक सर्टेन लिमिट से ऊपर गया है, या वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं आपके, या उस स्टेट से बाहर आप शिपिंग कर रहे हैं मर्चेंडाइज की, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी ये एक्टिविटी है तो आपको एक और टैक्स कुछ स्टेट्स चार्ज करती हैं, जैसे कि टेक्सास और भी बहुत स्टेट्स हैं, तो उसे कहते हैं हम फ्रेंचाइज टैक्स। तो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया कि ये 3 टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, और जो इनकम टैक्स होता है उसमें ये जो हैं 3 टाइप ऑफ टैक्स आ जाते हैं। हमें जो मेनली डिस्कस करना होगा, हमें ये 2 टैक्स डिस्कस करने हैं और ये 2 टैक्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, आप अगर आपकी LLC है या आप एज इंडिविजुअल हैं, अगर वहाँ पे आप US में रहते हैं तो आपको और भी बहुत सारे टैक्स देने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देना है और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते नहीं हैं और आपकी कंपनी है तो आपको नॉर्मली ये 2-4 टैक्स हैं ये देने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं आगे। अब हम करेंगे कि टाइप ऑफ फाइलिंग्स क्या होती है। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, अब हम डिस्कस कर लेंगे फाइलिंग क्या होते हैं। फाइलिंग मैंने पहले बता दिया आपको कि फाइलिंग का मतलब होता है आपने बताना है अपनी स्टेट को या अपनी फेडरल गवर्नमेंट को कि आपने पूरे साल में कितना बिजनेस किया। अच्छा, पहले सबसे आ जाता है फ्रेंचाइज टैक्स। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि भी आपकी जो एसेट्स हैं या आपका बिजनेस का साइज़ है या आपकी जो एक्टिविटी है उस स्टेट के अंदर फिजिकल प्रेजेंस है या बहुत सारी स्टेट चीज़ें हैं, अगर वो हैं तो आपको एनुअली टैक्स आपको पे करना पड़ेगा या फाइल करना पड़ेगा। पहले फाइल करेंगे फिर उसके बाद पे करेंगे, और ये कुछ स्टेट्स में होता है, ठीक है। अब उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम कि फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग क्या होती है। फेडरल इनकम टैक्स नेशनल लेवल पे होता है कि आप फेडरल गवर्नमेंट को आप जो है जो एनुअली टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, मतलब बता रहे होते हैं, और उसके बाद पे भी करना होता है। अभी हम फाइलिंग की बात कर रहे हैं कि भाई आप नेशनल लेवल पे आप फेडरल टैक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सेल्स टैक्स आ जाता है, जो कि आप स्टेट लेवल पे जहाँ पे आपकी कंपनी है उस स्टेट को आप अपना
टैक्स आप फाइल कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आप हमने इस स्टेट में इतना इतना बिजनेस किया है, वो स्टेट लेवल पे होता है, फेडरल लेवल पे सिर्फ यही है ऊपर वाला, ठीक है, ये स्टेट लेवल पे है। उसके बाद ये वेरी करता है कि भी आपको ये मंथली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। नॉर्मली क्वार्टरली ही होता है, क्वार्टरली लोग अपना सेल्स टैक्स फाइल कर रहे होते हैं। पे आगे की बात है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो क्वार्टरली लोग टैक्स वो कर रहे होते हैं, जो है फाइल कर रहे होते हैं, और पे भी अपनी ऐसा ही होता है, लेकिन वो डिस्कस हम बाद में करेंगे। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट बेसिकली आपने जो है साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 10 साल के अंदर या कुछ स्टेट्स में होता ही नहीं है, तो आपने रिपोर्ट करना होता है अपने स्टेट को कि आपकी कुछ चेंजेस तो नहीं आई आपकी कंपनी में, मतलब फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड एजेंट चेंज तो नहीं हुआ, या आपका एड्रेस चेंज तो नहीं हुआ, या आपके डायरेक्टर्स या मेंबर्स चेंज तो नहीं हुए, या आपने अपने बताते हैं कि आपने कितना बिजनेस किया। तो एनुअल रिपोर्ट आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। इसमें कुछ स्टेट्स जो हैं जो चार्ज भी करती हैं, और कुछ स्टेट्स होती हैं एनुअल रिपोर्टिंग का चार्ज नहीं करती। एनुअल रिपोर्टिंग बेसिकली समझ लें कि एनुअल रिपोर्टिंग के साथ एनुअल रिन्यूअल भी हो जाती है। आपकी जो LLC है वो समझ लें मेंटेनेंस फ़ी एक ले ली जाती है, तो उसे हम एनुअल रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि स्टेट का इनकम टैक्स फाइलिंग क्या होती है। अच्छा, अगर तो आप हैं टैक्स फ्री स्टेट में हैं, ठीक है, जैसे टेक्सास है, वायोमिंग है, और बहुत सारे न्यू हैम्पशायर वगैरह। तो अगर फॉर एग्जांपल आप उन स्टेट्स में हैं तो आपको इस जो है इसको डील इसके साथ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्स फ्री स्टेट में नहीं हैं तो आपको एनुअली ये टैक्स भी आपको फाइल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको फेडरल टैक्स पे करना होता है, वैसे ही आपको ये फाइल और पे कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्स टैक्स होता क्या है, या इसकी हम फाइलिंग कब करते हैं, या सेल्स टैक्स हम पे कब करते हैं। तो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो सेल्स टैक्स होता है वो बेसिकली आपकी जो स्टेट होती है उसकी तरफ से, आपको मैंने बताया था, अमानत होती है जो आपने कस्टमर से लिया होता है और आपने पे करना होता है, ठीक है। और वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्राइस के अंदर आपको समझ लें ऐड करना है। जो टैक्स, जो स्टेट का टैक्स है, फॉर एग्जांपल 5%, 10% या जितना भी टैक्स होता है, वो उस स्टेट ने जो परसेंटेज आपने रख दी है स्टेट ने, वो आपने अपनी लिस्टिंग प्राइस में ऐड करना होता है। तो समझ लें कि ये आपने लोगों से कलेक्ट करके आपने देना है स्टेट को साल के आखिर में, या क्वार्टरली या मंथली, ठीक है, डिपेंड करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो अगर आप अमेज़ोन कर रहे हैं तो अमेज़ोन का अपना एक प्रोग्राम है जिसके अंदर अमेज़ोन खुद स्टेट से जहाँ जहाँ पे वो सेल्स कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो, क्योंकि डिफरेंट आपको स्टेट से सेल्स आ रही होती हैं, तो हर स्टेट से वो उस हिसाब से जो है वो कलेक्ट कर लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक ऑर्डर गया वायोमिंग में, एक ऑर्डर गया आपका टेक्सास में, तो अब क्या होगा कि वो अब ऐसे नहीं है कि भी वो समझ लें कि वायोमिंग में आपकी कंपनी है तो उस हिसाब से आपको टैक्स आपको मतलब आपका चार्ज करे। वो क्या करेगा कि उस कस्टमर से उस हिसाब से चार्ज करेगा जितना जो स्टेट में शिप हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसलिए आप खुद नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकते, तो अमेज़ोन खुद चार्ज करता है जो है अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स, और वो सेल्स टैक्स खुद पे कर देता है। लेकिन ये याद रखें कि सेल्स टैक्स बेशक वो खुद पे कर देगा, लेकिन आपको फाइलिंग ज़रूर करनी होती है। आप फाइलिंग से नहीं बच सकते। पे वो कर देगा अगर आप सिर्फ अमेज़ोन कर रहे हैं, लेकिन आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, और आप बताना पड़ता है कि मैंने इतना जो है इतना बिजनेस किया था, ये इतने मेरे ऑर्डर्स आए थे, और ये मैंने ऐसे ऐसे प्रॉफिट किया, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये बता दिया कि क्वार्टरली होता है, ठीक है। और ये कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर जो स्टेट का जो सेल्स टैक्स है वो है ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है डेलावेयर वगैरह आ जाती है, ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद हम ये देख लेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एक मैप है। अगर आप HD पे कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितना सेल्स टैक्स है। आप यहाँ पॉज करके आप देख लें ताकि आपको पता चले कि आपकी स्टेट में कितना आपको सेल्स टैक्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वायोमिंग का है, ये टेक्सास का है, और ये कैलिफोर्निया का है। तो आपने ये चीज़ें जो है आपने वो कर लेनी है, और उस हिसाब से आपने मूव करना है आगे। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट का इनकम टैक्स क्या होता है। अच्छा, जो स्टेट का इनकम टैक्स होता है, समझ लें कि ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है सिर्फ उन स्टेट में जो टैक्स फ्री नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो स्टेट है, अगर वो समझ लें टैक्स फ्री स्टेट में है, वायोमिंग में है, टेक्सास में है, या इन नीचे जो स्टेट्स मैंने दी हैं 8 स्टेट्स, अगर इनमें है तो फिर आपको इससे आपको डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लें जैसे फेडरल इनकम टैक्स होता है वैसे स्टेट का इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेट्स में नहीं हैं तो आपको ये वाला टैक्स भी फाइल करना पड़ता है पहले, और फिर आपको ये टैक्स जो है पे करना पड़ता है।
और ये आप जो है अपने हिसाब से खुद ही असेस करते हैं। आप अपनी जैसे फाइलिंग करते हुए जैसे फेडरल को आप फेडरल टैक्स पे करते हुए आपने खुद आपने असेसमेंट करनी है, वैसे ही इधर भी असेसमेंट आपने खुद करनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट में कितना हमें स्टेट इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। आपने ये देख लेना कि जैसे वायोमिंग में है नहीं है जो स्टेट का इनकम टैक्स है, यहाँ पे टेक्सास में नहीं है, तो आपने ये सारी चेक कर लेनी है कि कौन कौन सी स्टेट में आपके, अगर टैक्स फ्री स्टेट से बाहर स्टेट है तो आपने चेक कर लेना है कि आपकी स्टेट में कितना इनकम टैक्स है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फेडरल टैक्स जो कि हमें IRS को देना पड़ता है। ये याद रखें कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब कि ये एक फिक्स इसकी परसेंटेज नहीं होती जैसे बाकी इनकम टैक्स हैं, इसकी भी जो परसेंटेज नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपको देना ही नहीं पड़ता, अगर आपकी मीडियम लेवल में है तो आपको थोड़ा बहुत देना पड़ता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी मतलब समझ लें कि ज़्यादा बढ़ती जाएगी आपकी इनकम तो आपको टैक्स ज़्यादा होता जाएगा। तो ये समझ लें कि वेरी करता है 0 से लेके जो है 39% आपको देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपनी पिछले साल में आपने जब भी आपको टैक्स सीजन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 है, अप्रैल के अंदर अप्रैल 15 को डेडलाइन है, तो आपने जब भी आपका टैक्स सीजन आएगा तो आपने देखना है कि आपकी पिछले साल में जब भी कंपनी बनी है, बेशक कोई मंथ भी हो, दिसंबर से पहले जब भी आपकी कंपनी बनी है और आपने EIN लेते वक्त आपने दिसंबर अपना जो है क्लोजिंग मंथ लगाया है, तो आपको समझ लें कि आपको सबके साथ फाइलिंग करनी पड़ेगी। आपने बिजनेस किया है उस कंपनी पे या नहीं किया। फाइलिंग आपकी क्योंकि कॉस्ट नहीं होती, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने बिजनेस नहीं किया, लेकिन अगर बिजनेस किया है तो आपको पे भी करना पड़ेगा अगर आपकी जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से अगर आपका बनता है पे करना, ठीक है। ये याद रखें कि अगर आपकी जो मल्टी मेंबर कंपनी है या पार्टनरशिप है तो आपको फिर जो है आपको मार्च में पे करना पड़ेगा टैक्स, और एस कॉर्प में भी ऐसे ही है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल हैं या आप सिंगल मेंबर्ड LLC हैं या आप C कॉर्प हैं, तो आपको याद रखें कि आपको अप्रैल 15 आपकी डेडलाइन होती है आपको फेडरल टैक्स फाइल करने की, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। मैंने एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है कंपनीज की टाइप्स क्या होती हैं और IRS उन्हें क्या नाम देता है, कि भी फॉर एग्जांपल जो आपने नॉर्मली नाम सुना होगा कि C कॉर्प, S कॉर्प, LLC, और ये आप नाम सुना होगा, लेकिन जो IRS है वो और तरह से उनको समझ लें कि नाम देता है। तो आपको जो वो वीडियो है वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये भी समझ आए कि जब आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो आपकी कहाँ पे कंपनी आती है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि फेडरल टैक्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने फेडरल टैक्स लेट किया तो क्या पेनल्टीज़ होंगी। अगर आप स्टेट लेवल पे बात करें तो आप अगर प्रोग्राम स्टेट का इनकम टैक्स या स्टेट का सेल्स टैक्स या जो आपका फ्रेंचाइज टैक्स है ये सारे स्टेट पे हैं, फेडरल टैक्स और है और स्टेट के टैक्सेस और हैं, ठीक है। जब हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, आपका फाइलिंग टाइम भी वेरी करेगा, क्या वहाँ प्रैक्टिस चल रही है या क्या परसेंटेज है टैक्स की, ठीक है, और पेनल्टीज़ क्या हैं, तो वो सब चीज़ें वेरी करेंगी। आपने अपनी स्टेट के हिसाब से जो पेनल्टीज़ वगैरह हैं और डेट्स वगैरह डेडलाइंस वगैरह आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। मैं सारी स्टेट्स को डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे जो कॉमन है फेडरल इनकम टैक्स वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो फेडरल इनकम टैक्स है ये तो बेसिकली हर किसी को ही पे करना है, ठीक है, बेशक किसी स्टेट में भी होंगे आप। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें पेनल्टीज़ क्या हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली जो फेडरल इनकम टैक्स जो फाइलिंग का टाइम होता है वो अप्रैल 15 होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल वीकेंड आ गया या कोई नेशनल हॉलीडे आ गई है या कोई समझ लें कि हॉलीडे आ गई है तो ये ऊपर नहीं तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस दफ़ा जो है वो 15 ही है, लेकिन उससे पहले पिछले साल वो 17 तारीख थी, ठीक है, 17 अप्रैल थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि भी आपकी डेडलाइन से पहले आप पे कर लें, नहीं तो आपको पेनल्टीज़ पड़ती हैं। पेनल्टीज़ क्या होती हैं कि आपको इंटरेस्ट भी पड़ता है, आपको जो है समझ लें कि एक सर्टेन आपको एक अमाउंट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। और ये समझ लें कि इतना बड़ा अजाब है कि आपको दिनों में ज़्यादा हो रहा होता है कि जो पेनल्टीज़ होती हैं, क्योंकि सारी सी बात है कि समझ लें एक तरह से सूद का सीन होता है कि भाई आपको अगर आपका समझ लें कि भी इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ रहा होता है, आपकी जो अमाउंट होती है बढ़ रही होती है, 10 डेज में महीने में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपने ये सारा टेक्स्ट पढ़ लेना है यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है, तो ये आपको समझ लग जाएगी कि पेनल्टीज़ क्या होती हैं। अच्छा, जो आपकी जो फाइलिंग करने की पेनल्टीज़ की परसेंटेजेस अलहदा होती हैं
और जो आपकी जो लेट जो है अपने टैक्स पे करने की पेनल्टीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है कि जो पेनल्टीज़ हैं वो 0.5% से 25% तक जा सकती हैं पर मंथ। और जो है आपको रिमाइंडर्स भी आते हैं, अगर रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर के बाद भी नहीं दे रहे आप तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकती है पेनल्टीज़ आपको। और ये याद रखें कि आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, अगर आपने फाइलिंग नहीं की तो आप फाइलिंग की भी आप जो है आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म जमा करवाना पड़ता है 4868 फॉर्म, आपको ये फॉर्म जमा करवाना पड़ता है। आप अपनी जो फाइलिंग की भी एक्सटेंशन ले सकते हैं और आप अपने टैक्स पे करने की भी आप जो है एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो आपने ये जो देख लेना है कि आपका जो है आपको जैसे डेट आए तो आपने पे कर लेना है, नहीं तो एक्सटेंशन आपने ले लेनी है IRS से, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है डिफरेंट जो है ब्रैकेट्स हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं और आपकी फॉर एग्जांपल इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपकी आती है तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को देख के डर नहीं जाना कि भी अगर फॉर एग्जांपल आपका फॉर एग्जांपल इस रेंज में आता है तो आप कहेंगे आपको 12% पे करना पड़ेगा, या आप इस जगह पे आते हैं तो आप कह रहे हो कि हमें यहाँ पे इतना हमें पे करना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है ये बात, ठीक है। तो आपने याद रखें कि आपने अपने अकाउंटेंट से डिस्कस कर लेना है, क्योंकि वही आपको बता सकता है क्योंकि क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं या आपको टैक्सेबल आपकी एक्टिविटी क्या है उस हिसाब से ही आपको ब्रैकेट मिलेगी, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है कि आप किस उसमें ब्रैकेट में फॉल करते हैं। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो होता है हमारा सेल्स टैक्स क्या होता है, फिर हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा फेडरल टैक्स क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टैक्स थे जो हमने देख लिए हैं। अब हमने दो और टैक्स देखने हैं जो हैं। पहले है फ्रेंचाइज टैक्स है और उसके बाद आएगा कि एनुअल रिपोर्टिंग क्या होती है। बेसिकली समझ लें कि एक तरह से रिपोर्टिंग है, ये टैक्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आपको जो है कुछ सर्टेन फ़ी पे करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो आप फ्रेंचाइज टैक्स या प्रिविलेज टैक्स क्या होता है, ठीक है। फ्रेंचाइज टैक्स कुछ स्टेट्स आप पे अप्लाई करती हैं। आपका ये बेसिकली एक टर्म है नेक्सस। उसका मतलब होता है कि आपका उस स्टेट के अंदर कितना अमल दखल है, मतलब आपकी फिजिकल प्रेजेंस कितनी है, या आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, या आप वहाँ पे कितनी अपनी प्रोडक्ट मर्चेंडाइज को शिप कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस आपके साइज़ पे डिपेंड करता है, आप वहाँ प्रोडक्ट आप वहाँ के कस्टमर्स को स्टेट कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तब आपको एक टैक्स आपको देना पड़ता है फ्रेंचाइज टैक्स। ये आपने नाम से नहीं ये आपने कंफ्यूज होना कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल वहाँ फ्रेंचाइज बनाई हुई है तो मतलब वहाँ पे जो शॉप बनाई है तभी सिर्फ पड़ेगा, या आपको और भी सिचुएशन में पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया मैंने आपको कि आपका अमल दखल देखा जाता है कि उस स्टेट में क्या है, ठीक है। तो उस अमल दखल के हिसाब से आपके बिजनेस के साइज़ के हिसाब से आपको ये टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। अच्छा, तो ये जो टैक्स है बेसिकली ये आपके प्रॉफिट के उस पर नहीं हो रहा होता। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको फ्रेंचाइज टैक्स पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंस के हिसाब से होता है कि आपने उस स्टेट में क्या प्रेजेंस है आपकी, ठीक है। तो ये आप इस टैक्स से बच नहीं सकते, तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आपको फेडरल टैक्स में ये होता है कि आपको प्रोग्रेसिव होता है, कम हो ज़्यादा हो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ रहा होता है, लेकिन ये आपको पे करना है अगर आपकी अच्छी वहाँ पे वो है समझ प्रेजेंस है तो। लेकिन इस केस में आपको जो है ना पे करना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अगली कि फ्रेंचाइज टैक्स कौन कौन सी स्टेट में है। ये जो कुछ स्टेट्स हैं आपने नाम पढ़ लेने हैं और ये चेंज होती रहती हैं, कभी कोई स्टेट निकल जाती है, कभी कोई स्टेट ऐड हो जाती है। तो ये जो कुछ स्टेट हैं अभी के वक्त के लिए कि जिसके अंदर फ्रेंचाइज टैक्स पे हो रहा है, ठीक है। मतलब कि लोग ये स्टेट रिक्वायर करती है कि आप फ्रेंचाइज टैक्स पे करें, ठीक है। और ये वेरी करता है कि भी उनकी कंडीशंस क्या हैं, आपने अपनी स्टेट के हिसाब से देख लेना कि आप पे आपकी सिचुएशन में फ्रेंचाइज टैक्स आपको पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ये नॉर्मली सेम टाइम ऑफ द ईयर में आपको पे करना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने पॉज करके आप उसको रीड कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि एनुअल रिन्यूअल फ़ी या एनुअल रिपोर्टिंग क्या होती है। मैंने जैसे पहले बता दिया है कि एनुअल रिपोर्टिंग का ये मतलब होता है कि आपकी जो आप बाई एनुअली या एनुअली या समझ लें कि डेकेड के हिसाब से 10 साल में, या आप कभी करते ही नहीं है, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपने अपनी जो कंपनी है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं या उसमें कुछ चेंजेस अगर आए हैं तो आपने रिपोर्ट करना होता है अपनी स्टेट को, ठीक है, कि ये मेरे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं एनुअल रिपोर्टिंग। आपने पॉज करके इसको रीड कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जो है ये याद रखें कि इसके अंदर एनुअल रिपोर्टिंग में आप बेसिकली अपना रेवेन्यू वगैरह और ये चीज़ें भी बता रहे होते हैं कि आपने कितना बिजनेस किया है, ठीक है।
तो ये उस हिसाब से आपको अगर फॉर एग्जांपल एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाए, फॉर एग्जांपल आप $30 लाख से ऊपर निकल जाएँ, आप ऊपर उससे ऊपर निकल जाएँ, तो आपका ये आपका जो समझ लें कि अगर वायोमिंग है $60 अगर वो चार्ज करता है अपना एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे, तो तब तक आपको अगर $30,000 से नीचे हैं तो आपको अब $60 ही चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप इससे ऊपर थ्रेशोल्ड से ऊपर चले गए तो आपको एनुअल रिपोर्टिंग या एनुअल टैक्स, आपको रिपोर्टिंग टैक्स भी पे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन आपको पे करना पड़ रहा होता है अगर आप इतने बड़े बिजनेस हैं तो, ठीक है। तो ये आपने रीड कर लेना जो मैंने लिखी हैं चीज़ें। अच्छा, तो ये स्टेट्स हैं जिसके अंदर आपको एनुअल रिन्यूअल फ़ी पर चल रही होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वायोमिंग में $60 है, टेक्सास में होती ही नहीं है, और ये देखें एरिज़ोना में भी नहीं है, ये कैलिफोर्निया में ये देखें आपको 60 जो है $800 पे करनी पड़ रही है। तो ये आपने सारी पढ़ लेनी है और आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी रिन्यूअल फ़ी के हिसाब से पता होना चाहिए या आपको टैक्सेस के हिसाब से पता होना चाहिए कि आपका इस स्टेट में कंपनी बनाने का फ़ायदा है कि नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि यार ये वायोमिंग में $100 में कंपनी बन रही है, या न्यू कैलिफोर्निया में $100 में $50 में कंपनी बन रही है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि बाद में इन्होंने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अभी डेलावेयर है यहाँ पे, तो डेलावेयर में क्या होता है कि डेलावेयर के अंदर पहले तो आपसे वो ये खड़ा डेलावेयर कि आपको $90 में आपसे कंपनी फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, लेकिन बाद में वो आपका रिन्यूअल फ़ी हर साल आपको $300 आपको पे करना पड़ेगा। तो अजीब सी बात है। तो इस तरह की आपको ने चीज़ें ये देख चलनी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन माने कि भी ये चीज़ें मैंने 5 साल मारे खा के सीखी हैं। मतलब मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ और ना मैं आप लोगों को अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी जो है आपने बिज़नेस करने लगे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो ये बात है, आपने कंपनी बनाने से पहले चीज़ें सारी देख लेनी है। और आपको मैं एक जो है आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ जिसके ऊपर आप जो है ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ये वेबसाइट है, ये अपने ऊपर लिंक देख लेना है। आपको इसमें ये पता चल जाएगा कि आपको अपनी स्टेट की आपकी फाइलिंग फ़ी क्या है, उसकी रिन्यूअल फ़ी कितनी है, और जो है आपको कब कब एनुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और वो एनुअल रिपोर्टिंग कैसे करनी पड़ती है, किस फॉर्म्स के थ्रू करनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आई होगी आपको। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने अपने बिजनेस करियर का जितना भी एक्सपीरियंस है सारा इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम्स ना आए, उतना डिफ़िकल्टी समझ ना आए जितनी मुझे डिफ़िकल्टी समझ आई इन चीज़ें, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के एंड पे दे दूंगा, और वहाँ पे सब्सक्राइब का भी बटन आ रहा होता है, प्लीज़ उसको भी इग्नोर ना किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो अगर कुछ समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जुनेद गिल 180, और अगर वहाँ पे नहीं करना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। तो आप और लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि एल्गोरिथम्स में मेरी वीडियो रैंक हो सके। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़।